नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। जय जवान, जय किसान, जय विद्यार्थी। मैं परीक्षित निम्बाड़िया कक्षा 10वीं में पढ़ रहा हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल हापुड़ में पढ़ता हूँ। आज मैं अपने खेतों पे आ रखा हूँ। ये मेरा भाई और ये बहन परिधि निम्बाड़िया। जैसा कि कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस साल मेरी बोर्ड परीक्षा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं अपने खेतों पे आ रखा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि एक गन्ने की ट्रॉली जा रही थी। उस गन्ने की ट्रॉली में गन्ने हमारे सीधा शुगर मिल पे जा रहे थे। जो कि गन्ने की ट्रॉली जा रही थी, इसी खेत के गन्ने उस ट्रॉली में लोड होकर अपनी नियरेस्ट शुगर मिल पे गए हैं। वहाँ पे जाके वो गन्ने चीनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जिस चीनी को आप अपनी चाय में यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ करते हैं, वो चीनी उसी गन्ने से बनती है। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि इसमें लागत का खर्चा कैसे आता है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें किसान का ही जितना आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, खेत का जो पानी इसमें चलता है गन्नों को चाहिए, उसके बाद बीज का खर्चा, फर्टिलाइज़र्स का खर्चा, और जो ये है गन्ना, इसको काटने के लिए हमें एक के लिए लेबर कॉस्ट लगती है, इसकी बुआई के लिए लेबर कॉस्ट लगती है। तो इन सब का टोटल मिला के उसके बाद इन सबको लोड करके हम ट्रॉली में लेके जाते हैं, उसकी अलग कॉस्ट, ट्रैक्टर के तेल की अलग कॉस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी ये सब खर्चे मिला के हैं तो किसान को इसमें कुछ नहीं बचता। इस टाइम जो गन्ने का रेट है वो 400 रुपये पर क्विंटल है। लेकिन आपको बता दूं कि जो किसान को पेमेंट मिलेगा वो भी 1 साल के बाद मिलेगा, डिले पेमेंट है। और हम मतलब जो खेती का पैसा हम खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पढ़ाई में करके और कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। खेती का पैसा खेती में इन्वेस्ट हो रहा है। और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा, जैसे दूधिया है, तो दूधिया अपना सुबह से शाम तक दूध बेचता है। तो उस दूध बेचने को उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट कौन कमा रहा है? जो उस दूध को लेकर उसकी मिठाई बनाते हैं, मिठाई से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिंपल भाषा में जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन पे इतना कोई प्रॉफिट नहीं है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उन पे प्रॉफिट है। जैसे कि करते हैं अपने गेहूँ की, ये देखिए हमने गेहूँ लगा रखे हैं हमारे खेत में, ये यूरिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूँ में क्या लागत का खर्चा आता है। तो सबसे पहले गेहूँ को बुआई का खर्चा, उसके बाद इसमें जितने भी फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, अपने DAP, यूरिया वगैरह, इन सब का खर्चा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें
उसके बाद जो उसकी कटाई का खर्चा होता है, थ्रेशनिंग का खर्चा होता है, इन सबको खर्चे को मिला के उसके बाद स्टोरिंग का खर्चा आता है। तो हम बुआई से लेके स्टोरिंग करने तक सबका खर्चा मिला के किसान को कुछ नहीं बचता। और बात जैसे लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती फॉर कमर्शियल पर्पस। सेल्फ कंजप्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पापा ने 2 साल पहले काले गेहूँ लगाए थे, वो लगभग हमारे पास अभी भी 10 कुंटल हमारे वेयर हाउस में रखे हैं, लेकिन कोई ख़रीदने को उनको तैयार नहीं है, क्योंकि जो उसमें लागत का खर्चा आता है वो महंगा है। इस टाइम जो काले गेहूँ का रेट चल रहा है वो 150 रुपये किलो है, और जो आपका नॉर्मल वीट है वो 60-70 रुपये किलो है। तो अल्टीमेटली आप जो अभी पैसा बचा रहे हैं अपने नॉर्मल वीट को कंजप्शन करने के लिए, वो आपको इवेंचुअली आपको अपने हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, क्योंकि आप केमिकल वाला गेहूँ कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम ये अपना काला गेहूँ है, इसके बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ये आपको इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, मतलब एवरीथिंग गुड है इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। बट इसका ये है कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये लो कॉस्ट में नहीं है, तो इसलिए जितने भी हमारे कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं है, तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए प्रमोट नहीं हो पा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं, फ़ायदे इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, और भी बहुत कुछ होता है। और अपना जो रेगुलर वीट है वो उसमें ग्लूटेन होता है, और जो अपना ब्लैक वीट है ये ग्लूटेन फ्री होता है। और ग्लूटेन के बारे में अपना इंटरनेट पे अपना सर्च कर सकते हैं आप। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था काले गेहूं के बारे में, आपको लग रहा होगा कि काले गेहूं के जो आटा होता है उसमें बहुत फ़र्क होगा, लेकिन देखिए ये आपका काले गेहूं का आटा और ये आपके सफ़ेद गेहूं का आटा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्वाद में कोई फ़र्क होगा, नहीं, देखिए स्वाद में कोई फ़र्क नहीं है, खाली जो इसका रूप है उसमें फ़र्क है, गुण में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्वाद से ज़्यादा आप उसका गुण चुनिए, गुण में ज़्यादा फ़ायदा है, रूप में कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ साथ हम अपने घर पे तैयार कर रहे हैं मल्टी न्यूट्रिएंट आटा, जिसके अंदर हम काले गेहूँ, सोयाबीन, रागी, बाजरा, ज्वार और चना सबको मिक्स करके हम आपके घर पे आपको सेट भेज सकते हैं, 5 किलो का पैकेट। और तो यदि आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 5 kg, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अपना ईमेल आईडी का, वहाँ पे अपनी डिमांड अपनी दे सकते हैं। धन्यवाद। Imbadia, pursuing my class 4 journey. Today I am going to tell you about wheat grown in India. वैसे तो wheat लैटिन अमेरिका से आया था, लेकिन इंडिया ने उसे अडोप्ट कर लिया, और आज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat, जैसे कि आप देख सकते हैं। वीट को उगाने के लिए हमें मीडियम रेनफॉल और कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। इंडिया में वीट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ग्रो होता है, लेकिन पंजाब सबसे ज़्यादा वीट उगाता है। थैंक यू। अभी मैंने आपको बताया था काले गेहूं के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये मेरे हाथों में क्या है, गैस कीजिए, और इसका उत्तर सुन के आप चौंक जाएंगे कि ये काला आलू है। साथियों, सही सुना आपने, काला आलू है। ये काला आलू का जो बीज है मेरे पापा हिमाचल से लाए थे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये देखिए काला आलू, देखिए। तो इस साल हमने इस पूरी लाइन में अपने काले आलू लगा रखे हैं, और अभी हम एज अ सीड इनको रेडी कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर आपकी टेबल तक ये आलू पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास काले गेहूँ हैं। जिस किसी को भी काले गेहूँ की डिमांड है, हम कृपया मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप अपना एड्रेस शेयर करिए, अपनी डिमांड शेयर करिए, हम आपके घर तक आपको पहुँचा देंगे। नेक्स्ट ईयर हम आपकी टेबल तक काला आलू भी पहुँचा देंगे। तो साथियों, फिर वही बात कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल्फ कंजप्शन के लिए है, ये महंगा है बहुत ज़्यादा, इसका सीड बहुत महंगा है रेगुलर पोटैटो से, और इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें जो स्टार्च लेवल है बहुत कम है, ये मैग्नीशियम में रिच है, कैल्शियम, और जो इसमें विटामिन सी भी है, तो इसमें रेगुलर पोटैटो से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बट इसका एक डिसएडवांटेज, इसकी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, ये थोड़ा हाई कॉस्ट है, तो सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ये है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है, तो रेगुलर पोटैटो से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करिए। बट
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम परिधि निब्बाड़िया है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हल्दी के बारे में बताऊँगी। ये हल्दी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है और ये हमारी बॉडी पेन को और जॉइंट पेन और मसल पेन को रिड्यूस करती है। हल्दी हमारे वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करती है जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और हल्दी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जैसे लंग इन्फेक्शन, ब्लड शुगर लेवल मींस डायबिटीज़ एंड कैंसर एंड स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करती है।